हेलो स्टूडेंट्स, मैं साहिल हुसैन। और हमारे लाइट चैप्टर के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और लाइट चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन का ये 3rd लेक्चर है और आज हम कंप्लीट कर लेंगे रिफ्लेक्शन, फिर आगे की क्लास में हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो हमने कहाँ तक देख लिया था? हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर देख लिया। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो पूछे जाते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो उसके इमेज का फॉर्मेशन कितने डिस्टेंस पर होगा। उसके लिए फोकल लेंथ आपको गिवन होगी मिरर की फोकल लेंथ पहले से ही डिफाइन होती है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्लास 10 तक के जो भी एग्जाम्स हैं उस एग्जाम में हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का एग्जैक्टली आधा होता है, हम ऐसा लिख सकते हैं जो हमारा फोकल लेंथ होता है। लेकिन जब आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन होता है। एग्जैक्टली हमारा F/2F इज इक्वल टू R नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन होता है। लेकिन पैराक्सियल रेस मतलब हम जो भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं ये बहुत छोटे अपर्चर के लिए होता है। हम बनाने के लिए बहुत बड़ा अपर्चर बनाते हैं किसी भी मिरर का, लेकिन इसका अपर्चर बहुत ज्यादा छोटा होता है। तब जाकर के ये जितने भी फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे या जो भी हम इमेज के फॉर्मेशन कर पा रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम हो पाते हैं जब इसका अपर्चर बहुत ज्यादा छोटा होता है तब। लेकिन बड़े अपर्चर के लिए ना बहुत सारे फॉर्मूले अप्लाई नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो वो तो बाद की बातें हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कि उस फॉर्मूले पे आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर देखना चाहते हैं। साइन कन्वेंशन देखने की जरूरत क्यों है? ये देखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो भी हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे वो हमेशा साइन के साथ पुट करेंगे। कभी हमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी होती है, कभी हमें नेगेटिव वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है। तो जैसे क्या है कि हमारा ये मिरर है। अब ये मिरर हमारा कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, जैसा भी मिरर हो हमेशा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब अपने सिंप्लिसिटी के लिए हम या इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस राइट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। लेकिन उस केस में जो डायरेक्शन ऑफ रेज होगा वो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रेज जो होगा वो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन अपने सिंप्लिसिटी के लिए हमेशा हम क्या करेंगे ना, जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा हमेशा उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, जिससे कि ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट साइड में ही रख पाए। क्योंकि हमें जिस ऑब्जेक्ट की इमेज की फॉर्मेशन करनी है उसको हम मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखेंगे तभी तो इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर हम पॉलिश्ड सरफेस के सामने रखते हैं तो लाइट का रिफ्लेक्शन उस तरीके से नहीं हो पाएगा, फिर इमेज का फॉर्मेशन कहीं पर हमें इमेज दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लेफ्ट डायरेक्शन में रखना है। अब मान लीजिए कि मुझे कोई डिस्टेंस मेजर करना है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट हमारा या यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है या फोकल लेंथ है। जैसे कि मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये हमारा फोकल लेंथ है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसको मैंने मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको मैंने मान लिया फोकस। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और अज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि फिगर हमारा यहाँ पर बना, इमेज हमारा यहाँ पर बना, तो इस इमेज को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है, एक चीज और मैं बता देता हूँ। फोकल लेंथ ये हमारा पोल हो जाता है। फोकस लेकर के पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ कहलाती है, जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेज की पोल से जो डिस्टेंस होती है उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी याद रख लीजिए। ठीक है, अभी तक हम फोकल लेंथ को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो पता था। लेकिन इमेज जहां पर फॉर्मेशन होता है, हम जो भी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वो हमेशा पोल से मेजर करेंगे। जो भी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं हमेशा वो पोल से मेजर करेंगे, हमेशा ये याद रखनी है बात। ठीक है, तो पोल से इमेज की जो डिस्टेंस होगी उसको हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल से जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है, ऑब्जेक्ट की ना डिस्टेंस पोल से ही मेजर करते हैं और पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, अब जो भी डिस्टेंसेस मेजर करनी है हमें पोल से मेजर करनी है, तो पोल से मेजर करते टाइम हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है कि इसको हम कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट करेंगे। जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लेंगे, और जो हमारा अपर्चर होगा उसके अलोंग एक लाइन खींचेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, और जो ओरिजिन से होकर के पास कर रहा होगा, पोल से होकर के पास कर रहा होगा, और पोल को ही हम ओरिजिन अज्यूम कर लेंगे। पोल को हम क्या अज्यूम कर लेंगे? ओरिजिन अज्यूम कर लेंगे। तो ये हमारा वाई एक्सिस की तरह ट्रीट करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या है कि जो भी डिस्टेंसेस मेजर करनी है हमें पोल से मेजर करनी है, तो जो डिस्टेंसेस हम लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर करेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर करने का मतलब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे उसको हमेशा नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे। ठीक है ना, तो इधर की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, ओरिजिन से इधर के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे उसको नेगेटिव साइन के साथ पुट करना है। और पोल से पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, या डायरेक्शन ऑफ रेज
डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, जैसे मैं अज्यूम कर लेता हूं यहाँ पर कोई यहाँ पर कुछ है और इमेज बन रहा है या किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ पुट करेंगे, हमेशा इसको पॉजिटिव साइन के साथ पुट करेंगे। तो ऐसे याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस मेजर करनी है, जो भी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं हम पोल से मेजर करते हैं, तो अगर हम इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ते हुए मेजर कर रहे हैं कोई डिस्टेंस तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो इनकी वैल्यूज को हमें नेगेटिव साइन के साथ पुट करनी है। ठीक है, ये तो बात रही। दूसरी बात यह है कि हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, अगर ऑब्जेक्ट हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं तो मे भी किसी केसेस में इमेज का फॉर्मेशन ऊपर की तरफ होता है, कि मे भी किसी केसेस में इमेज का फॉर्मेशन नीचे की तरफ भी होता है। तो जैसे कि हम पॉजिटिव, ये हमारा जो एक्स एक्सिस होता है, इससे ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको हम पॉजिटिव वाई एक्सिस में मेजर करते हैं, और नीचे की तरफ कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको नेगेटिव वाई एक्सिस में मेजर करते हैं। तो जब भी हम ऊपर की तरफ कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमेशा उसको पॉजिटिव साइन के साथ पुट करेंगे, और नीचे की तरफ कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमेशा उसको नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे कि मान लीजिए मैं अज्यूम कर लेता हूं यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। सेम कोऑर्डिनेट की तरह ही ट्रीट करना है इसे, पोल को ओरिजिन मानना है, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस माननी है, इसके परपेंडिकुलर एक पोल से पास होती हुई लाइन लेनी है जिसको वाई एक्सिस माननी है। पोल से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस मेजर करेंगे उसको पॉजिटिव साइन के साथ पुट करेंगे, पोल से नेगेटिव वाई एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे, नीचे की तरफ कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसको नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे, और ऊपर की तरफ कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ पुट करेंगे। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन होता है। ठीक है, अब क्या है, जैसे अगला टॉपिक है हमारा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मिरर के सामने मैंने आपको ये चीज बताई, यहाँ पर जैसे बना हुआ था, तो फोकस से लेकर के पोल की डिस्टेंस को फोकल लेंथ, इमेज से लेकर के पोल की डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है ना, तो ये हमारा पोजीशन ऑफ इमेज होता है, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और ये हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। u हमारा जो होता है वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो इफ u इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, v is the position of image, r is the radius of curvature, and f is the focal length। ये जो फोकल लेंथ होता है, जो ये बताइए, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सबके लिए डिफाइन होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का रेडियस होता है जिस स्फीयर से हमारा मिरर बना हुआ होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो डिफाइन है। हमने ये देख लिया कि जो हमारा फोकस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमें प्रत्येक मिरर के लिए पता चल जाएगा। हर एक मिरर के लिए हमें फोकस की वैल्यू पता होगी। ठीक है, तो फोकस पता है हमें। मान लीजिए हमसे कहा जा रहा है कि एक मिरर है, मिरर के सामने u डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है, u डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है। बताइए इसकी इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होगी, बताइए इसकी इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होगी, बताइए इसकी पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसको हम मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम मिरर फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, इसी फॉर्मूले को हम मिरर फॉर्मूले से फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, और हमें इसे याद रखना है। ठीक है, अब ये देखने के बाद अब हम देख लेते हैं कि हमारा जैसे इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, तो कभी कभी हमें ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी इमेज मिल रही होती है, कभी कभी हमें ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी इमेज मिल रही होती है। तो उनमें क्या डिफरेंस है, उनको हम कैसे पता करेंगे कि कब हमें बड़ी इमेज मिलेगी, कब हमें छोटी इमेज मिलेगी, कब हमें नीचे की तरफ इमेज मिलेगी, कब हमें ऊपर की तरफ इमेज मिलेगी। उसके लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं मैग्निफिकेशन। अभी इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड बहुत सारे सवाल करने वाले हैं हम लोग, बस हमारा लास्ट टॉपिक मैग्निफिकेशन जो है उसे हम अच्छे से समझ लें। तो मैग्निफिकेशन भी दो तरीके से होता है, एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, एक होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें लीनियर मैग्निफिकेशन ही देखनी है। क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन? दरअसल कोई भी इमेज या कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर हम जो भी डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं उसकी डिस्टेंसेस अगर हम पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, एक्स जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस मेजर करते हैं उसके लिए जो मैग्निफिकेशन निकालते हैं उसे हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो अगर मैं अज्यूम कर लूं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा और उसकी इमेज की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है,
तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं हाइट ऑफ इमेज से। एच आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो यू हो जाएगी, और मिरर की इमेज की यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। ये हमारा पोल है। ठीक है, तो इसके लिए एक टर्म डिफाइन किया जाता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ height of image to the height of object। सिंपल सा डेफिनेशन होता है, इसे हमें याद रखना है। यानी कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये बराबर होता है माइनस का v अपॉन यू के। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूव करने का कोई मतलब नहीं है, हमें कंपटीशन एग्जाम बीट करना है, तो इसलिए हमें केवल फॉर्मूले से काम चल जाएगा। एच आई और एच ओ के साथ मैग्निफिकेशन का ये रिलेशन होता है, और वी और यू के साथ ये रिलेशन होता है माइनस का वी अपॉन यू। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि इसका इसके साथ भी रिलेशन, इसका इसके साथ भी रिलेशन, इसका इसके साथ भी रिलेशन, तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास लिखे गए हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है, और इनमें वी यू एच आई एच ओ सभी की वैल्यूज हमेशा साइन के साथ पुट करनी है। अगर इमेज का फॉर्मेशन ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है, और नीचे के डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए इमेज हमारा नीचे की तरफ बन गया, तो इस एच आई की वैल्यू जो पुट करेंगे हम वो नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे, और ऊपर की तरफ इमेज बन रहा है तो एच आई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ पुट करेंगे। अपने सिंप्लिसिटी के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट को ऊपर के डायरेक्शन में ही रखेंगे हम, अपने सिंप्लिसिटी के लिए हमेशा जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको ऊपर के डायरेक्शन में ही रखेंगे, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ ही रखेंगे। तो ये रहा हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। पहले तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन के ऊपर दो सवाल एनसीईआरटी में गिवन है, उन दो सवालों को सॉल्व करेंगे, फिर हम आ जाएंगे एएमयू और जेएमआई में। अभी से लेकर के 5 ईयर तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे होंगे। तो एग्जांपल नंबर 9.1 एनसीईआरटी से है हमारा, जैसे कि सवाल में बोला जा रहा है, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर का मतलब क्या होता है आप लोग समझ जाइएगा। जब भी रियर व्यू मिरर लिखा हुआ आएगा इसका मतलब होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसका मतलब क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ही रियर व्यू मिरर में यूज किया जाता है। ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सबसे पहले ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए गिवन लिखा करेंगे। गिवन लिखने के बाद हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, अगर बस हमारा 5 मीटर पीछे की तरफ लोकेटेड है, तो बताइए आप 5 मीटर पर लोकेटेड है मीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। क्या कह रहा है कि एक हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, बना लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, और ये ऑब्जेक्ट है हमारा 5 मीटर के डिस्टेंस पर, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। हम डायरेक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ भी रिलेशन इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि f इज इक्वल टू r बाई 2 होता है, तो बताइए 1 अपॉन f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन r हो जाएगा। तो 1 अपॉन f की जगह पर 2 अपॉन r भी पुट कर सकते हैं हम, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला मिल जाएगा r के टर्म में, 2 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से गिवन है, हमें v निकालना है, हमें बताना है पोजीशन, पोजीशन का मतलब v, उसके बाद से उसका नेचर बताना है, साइज बताना है। तो हम नेचर और साइज उसके v की हेल्प से ही बता सकते हैं। तो चलिए v कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है 2 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। यहां से 1 अपॉन v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 2 अपॉन r, और देखिए प्लस 1 अपॉन u को अगर मैं इधर लेकर के आऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन u हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। 2 अपॉन r की वैल्यू क्या मैं पॉजिटिव साइन के साथ पुट करूं या नेगेटिव साइन के साथ पुट करूं। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा याद रखिएगा, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो या फोकल लेंथ हो, हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ पुट करनी है, हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ पुट करनी है। अगर ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारा लेफ्ट साइड में है, तब की बात बता रहा हूं। तो यहां से हम देख भी सकते हैं इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा इधर की तरफ आएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मेजरमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसको हमें पॉजिटिव साइन के साथ पुट करनी है। कितना पुट करना है, 3 मीटर। तो हमने 3 पुट कर दिया, माइनस का 1 अपॉन u की वैल्यू कितनी है, 5। अब ये 5 जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तो इसकी जो डिस्टेंस मेजर करनी है वो नेगेटिव साइन के साथ पुट करना है, तो ये हम पुट करेंगे माइनस का 5
माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बताइए 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13 अपॉन 15। ये वैल्यू मिली हमें 1 अपॉन वी की, 1 अपॉन वी की वैल्यू मिल रही है, तो हम क्या करेंगे ना, दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 अपॉन 13। दोनों डिस्टेंसेस मेजर में हमने रखे, मीटर में हमने रखे हैं, तो ये भी मीटर में आ जाएगा, यानी कि 15 अपॉन 13 मीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहां से कुछ ही डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होगा, यहां पर हमारा इमेज बन रहा होगा। अब हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा इमेज आया वो v की वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो एक चीज तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर है, तो इमेज का जो भी फॉर्मेशन होगा वो राइट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। दूसरी चीज, कौन सी इमेज का फॉर्मेशन होगा, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। जब मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर इरेक्ट और वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसकी जो नेचर होगी वो क्या हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी। साइज ऑफ द इमेज की बात कर रहा है, तो साइज ऑफ द इमेज के लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। तो यहाँ पर हम रख देंगे माइनस, v की जगह पर कितना है 15 अपॉन 13, पॉजिटिव में है, u की वैल्यू पुट करेंगे हम साइन के साथ, दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा माइनस का 5, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में है। यहाँ पर भी हम साइन के साथ ही वैल्यूज को पुट करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से ये 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 3 अपॉन 13। हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट हमें गिवन ही नहीं है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें गिवन ही नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे ना, हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को राइट साइड में लेकर के चले जाएंगे, 3 अपॉन 13 हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस तरीके से लिख करके हम छोड़ देंगे। अगर ऐसे सवाल आएंगे तो फिर हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो हमारा हाइट ऑफ द इमेज है वो 3 अपॉन 13 गुना ज्यादा है, किससे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। वैसे 3 अपॉन 13 1 से कम होता है, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 से कम होने से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा हाइट ऑफ द इमेज है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से छोटा है। बात समझ में आ रही है ना, और कितने गुना है, 3 अपॉन 13 गुना, 3 अपॉन 13 गुना है। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 2 है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन इसका हमें क्या क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद से कह रहा है प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया जा रहा है, लेफ्ट साइड में ही प्लेस किया जाएगा 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है मिरर ऑफ फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ गिवन है, हम जानते हैं अगर हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो उसका जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, तो मैं इसको माइनस का 15 सेंटीमीटर के साथ पुट करूंगा, माइनस के साथ पुट करूंगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। अब देखो जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है वहीं पर स्क्रीन को प्लेस्ड भी किया जाता है, क्योंकि हमें इमेज चाहिए होता है उसका, ठीक है। और ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज कैलकुलेट करना हमें। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, v कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ की वैल्यू माइनस 15, यू की वैल्यू भी तो माइनस के साथ ही पुट करी जाती है, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 माइनस 1 अपॉन माइनस 25, माइनस 25 माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 15 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा 75, ये हो गया 75, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 75। ये किसकी वैल्यू आई 1 अपॉन वी की, 1 अपॉन वी की वैल्यू मिल गई, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 75 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन 75 सेंटीमीटर का आधा, यानी कि जो भी आएगा हमारा 37.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। हमारा ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है, हमारा फोकस कितना है 15 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारा रखा गया है वो 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर के बीच में, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के बीच में रखा गया है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के बीच में रखा गया तो इसकी इमेज का फॉर्मेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में होगा। तो हमारा हो भी रहा है माइनस का 37.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है।
तो ये जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ उसकी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आया, इसका मतलब ये कौन सी इमेज का फॉर्मेशन हुआ, रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन सी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, रियल इमेज। और रियल इमेज कॉनकेव मिरर के केस में हमने जब देखा था तो हमेशा कैसा हो रहा था, इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन भी हो रहा था, इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये तो हो गया इसका नेचर, नेचर पूछा गया था, ये हो गया इसका नेचर। साइज ऑफ द इमेज की बात कर लेते हैं तो हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, माइनस v की जगह पर क्या पुट करूंगा मैं, माइनस का 75 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई u की जगह पर क्या पुट करूंगा मैं, माइनस का 25, माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, एक माइनस अभी भी बचा रह गया, 25 3 जा 75 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3/2। तो हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट में 4 सेंटीमीटर गिवन है तो 4 रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर। तो हमारा जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा बनेगा और नीचे के डायरेक्शन में बनेगा, इसलिए माइनस आ रहा है, नीचे के डायरेक्शन में बनेगा इसलिए माइनस आ रहा। आप लोगों के लिए होमवर्क है, सेम प्रॉब्लम का आप लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। तो रे डायग्राम बनाइए, कोशिश कीजिए, देखिए कैसे क्या होता है, क्या ये सारे वेरिफिकेशन हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, ठीक है। रे डायग्राम बनाएंगे, एग्जैक्टली इसी जैसे आंसर्स आएंगे रे डायग्राम से भी, ठीक है। तो चलिए ये हमने सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं। अब यहाँ से हमारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। AMU और GMI के 11th के एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, वो सारे प्रॉब्लम हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होंगे एक एक करके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि एक कॉनकेव लेंस है हमारे पास जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो कॉनकेव लेंथ की फोकल लेंथ नेगेटिव साइन के साथ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, एक इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है जो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस कर रहा है। हाउ फॉर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ठीक है। v की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, v की वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। अब यहाँ पर ना उसने क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है कि सॉरी लेंस का ये सवाल आ गया ना, तो लेंस तो अभी पढ़ नहीं रहा है तो इसको अभी रहने देते हैं। ऐसे प्रॉब्लम वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोगों ने लेंस पढ़ा नहीं है तो कंफ्यूजन होगी। तो यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम मिरर लगा लेते हैं, ठीक है। मिरर लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लेंस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हो सकता है आंसर मैच ना करे इसमें से, क्योंकि ये लेंस के लिए आंसर है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो निगेटिव डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में नहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ले लेते हैं कि हमारा 10 सेंटीमीटर पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बस सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/v हो जाएगा। 1/f की वैल्यू माइनस साइन के साथ पुट करनी है, माइनस का 15 और फिर यहाँ पर माइनस 1/10, ठीक है। 15 और 10 का एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 30, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 और ये माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/13, 30 इज इक्वल टू माइनस का 1/6, दैट इज इक्वल टू 1/u। तो u इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, माइनस का 6 सेंटीमीटर। यानी कि अगर ये मिरर होता तो 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रख करके उसके इमेज का फॉर्मेशन किया जा सकता था। लेंस में हम इसी प्रॉब्लम को दोबारा करेंगे जब हम लेंस पढ़ लेंगे तब, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ, जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसके सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि एक सवाल यहाँ पर गिवन है जो कि कब पूछा गया था, AMU 11th एंट्रेंस 2020-21 में पूछा गया था। क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस किया गया है, माइनस का 10 सेंटीमीटर पुट कर लीजिए। u इज इक्वल टू कॉनकेव मिरर है ऑफ फोकल लेंथ, यानी कॉनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। पोजीशन ऑफ इमेज की बात कर रहा है, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/v इज इक्वल टू n 1/f माइनस 1/u। 1/f की जगह पर -15, माइनस का 1/u की जगह पर -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 15 और 10 कैल्सियम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। वही वाला सवाल है यार एग्जैक्टली, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही वाला सवाल है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस तो है वैसे, यहाँ पर u की वैल्यू गिवन है, हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। 15 और 10 कैल्सियम 30 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 1/30
तो v इज इक्वल टू हमें मिलेगा प्लस का 30 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो प्लस के 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये हमारा पोजीशन ऑफ इमेज होगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं जो कि AMU 2015-16 में पूछा गया था। सवाल ये था, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ बाय जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। तो एट द फोकस एट सी बियॉन्ड द सी, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड मतलब बियॉन्ड होता है, बाद में होता है। अगला सवाल जो कि JMI एंट्रेंस एग्जाम में 2022-23 में पूछा गया था, इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर इज। ये बताइए, मैग्निफिकेशन की हम बात कर ही लेते हैं यहाँ पर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दो चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, एक तो कब हमारा इमेज का फॉर्मेशन जो होगा, इमेज हमारा हाइट से ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, और कब इमेज की साइज हमारी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। इफ मैं बता देता हूं पहला केस, इफ m इज ग्रेटर देन 1, अगर m हमारा ग्रेटर देन 1 होगा तब हमारा साइज ऑफ द इमेज ग्रेटर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। यहां से भी देख सकते हैं, अगर m हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाए तो हाइट ऑफ द इमेज इधर की तरफ आएगा हमारा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा। दूसरा, इफ m इज स्मॉलर देन 1, अगर ये स्मॉलर देन 1 होगा तो हाइट ऑफ द इमेज स्मॉलर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ये चीजें हैं, ठीक है। इसी में दो केसेस और भी ले लेते हैं। इफ m इज पॉजिटिव, अगर m हमारा पॉजिटिव आता है तो इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है, और इरेक्ट होगा तो हमारे केस में हम जितना केसेस पढ़ते हैं उसके बियॉन्ड अगर नहीं जाते हैं तो उस केस में जब इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है। दूसरा, इफ m इज स्मॉलर देन 0, उस केस में इन्वर्टेड एंड रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो ये कुछ रिजल्ट है जिसको याद रखिएगा। कह रहा है इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज m इज स्मॉलर देन 0, ठीक है ना। स्मॉलर देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड लार्ज। इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर इज, ठीक है, एक तो हो गया हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब नेगेटिव में दो केसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, एक नेगेटिव है केवल और एक नेगेटिव एंड लार्ज है। कह रहा है इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर इज। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के केस में हमारा जो मैग्निफिकेशन होता है वो तो एक तो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब हमारा जो इमेज होगा वो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, इसमें क्या मुश्किल है, वो लार्ज नहीं होगा, वो ग्रेटर देन लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, केवल लार्ज नहीं हो सकता है। चलिए अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ये देखिए कितनी बार रिपीट हो चुका है। JMI एंट्रेंस 2022-23 22-23 AMU में पूछा जा चुका है, AMU में 2016-17 में पूछा जा सकता है। अच्छा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, बार बार रिपीट होता है ऐसे सवाल। अगला जो सवाल है हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इज। वही चीज है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर के सामने u इज इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर है हमारा, -10 सेंटीमीटर पुट करेंगे हम यहाँ पर। और फोकल लेंथ हमें गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है 15 सेंटीमीटर। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1/f की जगह पर 15 पुट करूंगा मैं, -1/-10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 15 2 ज़ा 3, 10 3 ज़ा 30, और ये हो जाएगा हमारा 5/30, तो ये हो जाएगा 1/6। तो v इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। तो जो वर्चुअल इमेज के हमने केवल दो ही केसेस देखे हैं, एक तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, और कॉन्केव मिरर में भी वर्चुअल इमेज का एक केस, लास्ट वाला केस जो था उसमें वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो लास्ट वाली केस में हमने देखा था कि वर्चुअल इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो मैग्नीफाइड इमेज बन रहा था, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा
डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, उस केस में हम कॉनकेव मिरर कह सकते हैं। कॉनकेव मिरर वह मिरर होता है जिससे कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं और वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इज स्लोली मूव टुवर्ड्स द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज विल गेट। एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इज स्लोली मूव टुवर्ड्स द पोल। ये बताइए, जब हमने केसेस देखा था उसमें हमने देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। तो अगर हम कोई डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन इनके बीच में होता है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। जब फोकस पर रखते हैं तो जब यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। जब यहाँ पर रखते हैं तो इन्फिनिटी पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। और जब यहाँ पर रखते हैं तो फिर हमारा राइट डायरेक्शन में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है। क्या होता है कि हमें यहाँ पर ना फोकस लेंथ मेंशन नहीं करी गई है, उस केस में हम ये वाला केस ले लेंगे कि जब इमेज जो ऑब्जेक्ट को हम मिरर की तरफ लेकर के जा रहे हैं तो इमेज का फॉर्मेशन हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होता जा रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस स्लोली मूव टुवर्ड्स द पोल ऑफ कॉन्वेक्स। एक और चीज है, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, सॉरी ये किसकी बात कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होता है, पोल पर होता है। और जैसे जैसे नजदीक लेकर के जाते हैं ऑब्जेक्ट को वैसे वैसे हमारा जो इमेज होता है वो भी नजदीक आता रहता है। जब पोल पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो पोल पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो जब हम स्लोली टुवर्ड्स द पोल लेकर के जाएंगे तो हमारा जो इमेज होगा वो भी पोल की तरफ आएगा। और जब हमारा फोकस पर इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वो स्मॉलेस्ट होता है और जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे इमेज की साइज भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इनलार्ज्ड एंड रियल तो बनेगा नहीं, वर्चुअल में दो केसेस हैं, इनलार्ज्ड एंड वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ पर क्या है ना, कह रहा है कि मूव्ड टुवर्ड्स द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज विल गेट, ठीक है ना। तो अगर हमने इन्फिनिटी पे रखा है तो छोटी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, नजदीक लेकर के जा रहे हैं तो इमेज की साइज हमारी बढ़ती जा रही है ना। देखो ऑब्जेक्ट की साइज से हमेशा छोटी इमेज की साइज होगी, इमेज की साइज जो होगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी तो होगी। लेकिन दिक्कत इसमें ये है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब हम उसको पोल की तरफ लेकर के जा रहे हैं तब हमारा इमेज की साइज में क्या हो रहा है, तब हमारा इमेज की साइज लगातार इंक्रीज कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी होगी। लेकिन हमसे जो सवाल पूछा गया उसका आंसर देना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इनलार्ज्ड एंड वर्चुअल, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा और वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 सेंटीमीटर मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज विल बी। आपसे प्लेन मिरर की बात कर रहा है तो हम जानते हैं जितने डिस्टेंस पर डिस्टेंस ऑफ इमेज जो होता है उतने ही डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट भी रखा गया होता है। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा गया होता है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये प्लेन मिरर है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इमेज का फॉर्मेशन हमारा कहीं यहाँ पर होगा। तो मिरर से इसकी डिस्टेंस अगर 0.25 मीटर है तो इमेज से प्लेन मिरर की डिस्टेंस भी 0.25 मीटर हो जाएगी। तो बताइए इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0.25 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 0.5 मीटर। 0.5 मीटर, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन गायब है हमारे तो हम लिख सकते हैं डी या सी में से कोई सा भी होगा 0.5 मीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अच्छा ये यहाँ पर दिया गया 0.5 मीटर, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल जो कि GMI 2020-21 में पूछा गया था, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस रियल इमेज। वो कौन सा मिरर है जो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है, कॉनकेव मिरर। जाहिर सी बात है, हमने 5 केसेस देखे, 5 केसेस में हमेशा रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा था। अगले सवाल की बात कर लेते हैं जो GMI 2019-20 में पूछा गया है, द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज। फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इन्फिनिटी पर होती है, याद रखिएगा इस चीज को। कह रहा है ए मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ स्पेशल मिरर फाइंड्स हिज इमेज हैविंग अ वेरी स्मॉल फेस, ए फैट बॉडी एंड लेग्स ऑफ नॉर्मल साइज, ठीक है। देन द कंक्लूड दैट द स्फेरिकल मिरर वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर विथ इट्स टॉप, मिडल एंड बॉटम पार्ट्स ऑफ, ठीक है। हमसे ये कहा जा रहा है ना कि एक मैन ना जो कि एक मिरर के सामने स्टैंड है, मतलब खड़ा हुआ है, और वो मिरर ना कई सारे मिरर का कॉम्बिनेशन है, इसलिए उसकी जो साइज ऑफ द इमेज आ रही है ना, तो उसकी अगर हम बात करें तो वेरी स्मॉल फेस, वेरी स्मॉल फेस, वेरी स्मॉल फेस, ठीक है। ए फैट बॉडी एंड लेग्स ऑफ नॉर्मल साइज। तो नॉर्मल साइज की इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है, प्लेन मिरर के केस में होता है। तो अगर हम टॉप, मिडल एंड बॉटम की बात करें, एक हमारा टॉप मिरर है, एक हमारा मिडल मिरर है और एक हमारा बॉटम मिरर है।
तो बॉटम मिरर में एग्जैक्टली सेम साइज यानी कि नॉर्मल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, उस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लेन मिरर है, नीचे की तरफ तो प्लेन मिरर है। ठीक है, ऊपर क्या रहा है ना कि अब यहाँ पर मिरर जो रखा गया है उसमें वर्चुअल इमेज का, जाहिर सी बात है वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तभी ये आदमी अपने इमेज को देख पा रहा है उस मिरर के अंदर। ठीक है कह रहा है ना कि पहले वाले मिरर में, ऊपर वाला जो मिरर है उसमें वेरी स्मॉल फेस बन रहा है। तो बताइए वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कौन से मिरर के केस में होता है, कौन से मिरर के केस में वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन स्मॉल होता है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज तो बनता है लेकिन साथ में वो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। अगला हम देख लेते हैं ए फैट बॉडी। बताइए फैट बॉडी का मतलब क्या है कि उसका साइज बड़ा दिखाई दे रहा है उसके नॉर्मल साइज से। तो बड़ा दिखाई कब देता है, जब हमारा कॉनकेव मिरर होता है, जब हमारा कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्वेक्स कॉनकेव प्लेन, कॉन्वेक्स कॉनकेव प्लेन, कॉन्वेक्स कॉनकेव प्लेन, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये थोड़े से लेंदी सवाल हो गए, मतलब लेंदी नहीं होते, आसान ही होते हैं, बस ये थोड़ा सा लिखा हुआ बड़ा होता है ना तो बच्चों को छोड़ने का मन करता है, लेकिन छोड़ना नहीं है। ये थोड़ा सा जैसे कि सभी प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, टाइम बचा हुआ है, तो ऐसे प्रॉब्लम को पढ़ करके आराम आराम से पढ़ा जाता है, थोड़ा सा मतलब ना दिमाग दे करके पढ़ा जाता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 है, ये JMI के 2016-17 में पूछा गया सवाल है। अब शायद ऐसे सवाल ना बने लेकिन कोई मुश्किल नहीं। हमसे कहा जा रहा है कि 3 स्टूडेंट्स A, B and C measured the focal length of the concave mirror using parallel rays from a distance object। ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है, यूजिंग पैरेलल रेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया जिससे कि पैरेलल रेज आ रही है। ऑल ऑफ देम मेजर डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इन्वर्टेड इमेज ऑन द इन्वर्टेड इमेज, मिरर एंड द इन्वर्टेड इमेज की बात कर रहा है ऑन अ व्हाइट स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन पर इमेज फाइंड आउट किया जाता है। स्टूडेंट्स A, B and C saw images and called the distances as F1, F2 and F3। जो स्टूडेंट A है वो F1 डिस्टेंस कहता है और इमेज जो हमारा स्टूडेंट B है वो कहता है F2 डिस्टेंस पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो हमारा C स्टूडेंट है वो कहता है F3 डिस्टेंस पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। If students A, B and C observe the sharp images, blurred images and more blurred images, अगर स्टूडेंट A शार्प इमेज देखता है, अगर स्टूडेंट B ब्लर्ड इमेज देखता है एंड स्टूडेंट C मोर ब्लर्ड इमेज देखता है ऑन स्क्रीन रिस्पेक्टिवली, देन द रिलेशन बिटवीन द 3 मेजरमेंट विल बी। देखो एक तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात कह रहे हैं, ये तो हम बनाते हैं कॉनकेव मिरर, ये हमारे पास है ये कॉनकेव मिरर। रेज जो आ रही है वो पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये भी बात हमने मान लिया। उसके बाद से कह रहा है ना कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये बताओ इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये बताइए जब रेज हमारी इन्फिनिटी से आ रही हो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस से आ रही हो और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, कहां से होकर के गुजरनी चाहिए, फोकस से होकर के गुजरनी चाहिए। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं यहां पर है फोकस, उसका एग्जैक्टली फोकस यहां पर है, लेकिन इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होता है, जैसे जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के नजदीक आता है वैसे वैसे उसकी इमेज जो होती है वो फोकस से क्या होने लगती है, दूर की तरफ होने लगती है, और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है, हमेशा इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन कब होता है, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होता है, यानी कि जब इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही होती है, जब इमेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही होती है तब इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। कह रहा है कि स्टूडेंट ए फाइंड शार्प इमेजेस, शार्प इमेजेस कब फाइंड आउट करेगा वो, जब स्क्रीन को एग्जैक्टली कहां पर रखेगा, फोकस पर रखेगा, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाली रेज एग्जैक्टली कहां पर मीट करती हैं, फोकस पर ही मीट करती हैं। तो स्टूडेंट ए जो इमेज फाइंड आउट कर रहा है वो शार्प इमेज फाइंड आउट कर रहा है, तो इसके द्वारा मेजर करी गई फोकल लेंथ f1 हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली फोकस पर आ जाएगा। कह रहा है कि दूसरा जो बी स्टूडेंट है वो ब्लर्ड इमेज फाइंड आउट कर रहा है। तो ब्लर्ड इमेज कब बनेगा, जब ब्लर्ड इमेज बन रहा है। ब्लर्ड इमेज दो केसेस में बन सकता है, या तो स्क्रीन को हम इधर की तरफ बढ़ा दें या तो स्क्रीन को हम इधर की तरफ बढ़ा दें, दोनों केसेस में ब्लर्ड इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है। स्क्रीन को या तो हम लेफ्ट डायरेक्शन में कर दें या तो राइट डायरेक्शन में कर दें, लेकिन हमसे ये भी कहा जा रहा है कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इस केस में हमने स्क्रीन को ना मतलब इधर की तरफ रखा हुआ है,
तभी जाकर के इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्टूडेंट बी के द्वारा जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो f2 डिस्टेंस मेजर किया जाता है, और वो कहां पर किधर की ब्लर्ड इमेज बन रहा है, यानी कि वो थोड़ा सा लेफ्ट डायरेक्शन बन रहा है। स्टूडेंट सी के द्वारा ना मोर ब्लर्ड इमेजेस, यानी कि ये और ज्यादा डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यानी कि ये f3 डिस्टेंस पर ऐसे रखा हुआ है हमारा स्क्रीन। तो इसके द्वारा जो मेजर किया जाता है फोकल लेंथ वो f1 है, इसके द्वारा f2 है, इसके द्वारा f3 है। तो बताओ f1 जो है हमारा वो पोल से ज्यादा करीब है, यानी f1 सबसे कम हो गया, f2 उससे ज्यादा हो गया, f3 इससे ज्यादा हो गया, यानी कि f3 इज ग्रेटर देन f2 इज ग्रेटर देन f1। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो f3 इज ग्रेटर देन f2 इज ग्रेटर देन f1, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस किया जाता है, उसकी फोकल लेंथ हमारी माइनस का 15 सेंटीमीटर पुट करेंगे। क्यों माइनस 15 करेंगे, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज शुड बी अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। शार्प इमेज फाइंड आउट करने के लिए स्क्रीन को कहां पर प्लेस करना पड़ेगा, जहां पर इमेज की फॉर्मेशन हो रही है वहीं पर। तो v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू होता है। 1 अपॉन माइनस 15 माइनस 1 अपॉन माइनस 25, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 25 और 15 का एलसीएम जो होगा वो 75 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा माइनस का 5 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 75। ये हो जाएगी हमारी 1 अपॉन वी की वैल्यू। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू माइनस का 75 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, वही वाला काम करना है। 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू लगाना है। 1 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है, 15 है, माइनस 1 अपॉन यू की वैल्यू माइनस 10 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। ये किसकी वैल्यू आई, 1 अपॉन वी की। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज की फॉर्मेशन होगी। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे यहाँ पर प्लस माइनस में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, तो हमारा जो आंसर आ रहा होता है वो गलत आ रहा होता है। तो बस इस चीज को ध्यान में रख करके चलना है, तो हमारा आंसर गलत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि AMU 2016-17 में पूछा गया था। ए बॉय 1.5 मीटर टॉल, यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर टॉल विद हिज आईज लेवल एट 1 पॉइंट। अच्छा 1 पॉइंट, ये प्लेन मिरर का सवाल है। 1.38, मैंने इस सवाल को समझाया भी आप लोगों को, आप लोग पीछे जाकर के प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। प्लेन मिरर के केस में मैंने इस सवाल को करवाया है। 1.38 सेंटीमीटर स्टैंड्स बिफोर अ मिरर, ठीक है, फिक्स्ड ऑन अ वॉल। व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर सो दैट कैन व्यू फुल इमेज। मैंने इसके लिए बताया था लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज, लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द मैन, हाइट ऑफ द मैन डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो हाइट ऑफ द मैन कितना है, 1.5 मीटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हमें प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेनी है, ज्यादा हमें बकवास नहीं करना है। तो 0.75 मीटर के मीटर लेंथ का अगर हमारे पास मिरर होगा तो हम 1.5 मीटर टॉल ऑब्जेक्ट को भी उसमें देख सकते हैं, ठीक है ना, अपनी आंखों से, अगर हमारा साइज उतना है तो। अगला सवाल है हमारा, जो कि लास्ट सवाल है इस रिफ्लेक्शन टॉपिक का, जो कि AMU 2016-17 में पूछा गया है। एन इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज की बात कर रहा है। इरेक्ट इमेज का मतलब क्या है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के डायरेक्शन में बन रहा है, 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो साइज ऑफ द इमेज जो है वो 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। इरेक्ट है यानी कि जिधर की तरफ हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट होगा उधर की तरफ हाइट ऑफ द इमेज भी होगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3। और ये क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। तो इनडायरेक्टली ये मैग्निफिकेशन ही गिवन है। क्या गिवन है, ये मैग्निफिकेशन इज ऑब्टेन्ड विथ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक कॉनकेव मिरर का है जो कि 36 सेंटीमीटर है। तो इसको हम माइनस के साथ पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर के बारे में कह रहा है।
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, यू की वैल्यू पूछी जा रही है। अब यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें हम, इसके लिए आसान तरीका ये होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये बताइए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का v अपॉन यू, और मैग्निफिकेशन हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से बताइए v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, u इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस साइन भी इधर ही आ जाएगा, तो माइनस का 3u, v इज इक्वल टू क्या मैं माइनस का 3u पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि u डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला 2 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। तो ध्यान से देखिएगा 2 अपॉन r की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो माइनस का 36 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन v की जगह पर क्या पुट करूंगा मैं, माइनस का 3u प्लस का 1 अपॉन u, ऐसे पुट कर लेनी है। इसके बाद इसको सॉल्व करना है, 3u और u का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास 3u हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है -1 प्लस u से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3u, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 18, ठीक है ना। अब यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, u को इधर लेकर के आते हैं, 18 को इधर लेकर के जाते हैं, माइनस साइन को भी इधर लेकर के जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 इंटू माइनस का 18, तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, माइनस का 12 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसके इमेज का फॉर्मेशन मतलब 3 टाइम्स दी हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और हमने अप्रोक्स मतलब कितने 28 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, जिसमें से एक लेंस का प्रॉब्लम था जिससे हम बाद में कर लेंगे, यानी कि टोटल 27 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। 27 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर AMU एंड JMI के एंट्रेंस एग्जाम में। इसी तरीके के सवाल आते हैं, जितने भी तरीके के हमने सवाल यहाँ पर किए। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, क्या मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ या कोई भी दिक्कत है आपको, तो आप बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है। उस तरीके से हम अपने वीडियोस में फिर हम करेक्शन करके भी अपलोड कर सकते हैं, या आगे से हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जिससे कि आपको बेनिफिट्स हो, आपको हेल्प हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। थैंक यू।